Hey, hi everyone. So today we are going to discuss about Rajasthan State Open School that has been established in the year of 21st March 2008 जिसका स्लोगन है सभी तक सबके लिए. ओके. एक वेरी वेरी फेमस फिलोसोफर हैं दैट इज़ इवान इलिच जिनको बोलते हैं और इवान इलिश भी बोलते हैं कुछ लोग. इन्हीं ने ये कहा था कि मेरी माँ मुझे सिखाना चाहती थी इसलिए कभी स्कूल नहीं भेजा. प्लीज़ माइंड माई हिंदी हैंड राइटिंग यार. आई डोंट हैव अ गुड हैंड राइटिंग. ओके. सो इसकी जो बिल्डिंग है उसका नाम देख लेते हैं. पहले उसका नाम है एकलव्य भवन. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई स्कूल तो नॉर्मल होते ही हैं तो इस चीज़ में ख़ास क्या है. जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं मे बी उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ओपन स्कूल किस लिए होते हैं. देखो, सबसे पहली बात आप इस स्लोगन से ही निकाल सकते हो सभी के लिए, सभी तक सबके लिए, यानी कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं जो एजुकेशन को नहीं ग्रैब कर पाए हैं उस तरीके से जिस तरीके से लेनी चाहिए थी, यानी कि मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए हैं, क्लास वाइज एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, और कोई भी कारण हो सकता है. उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है उसका कारण, या सोशल बैकग्राउंड हो सकता है. जो भी बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन आपको आपके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसी तर्ज पर आरएसओएस को इस्टेब्लिश किया गया था और यही कहा गया था कि जितनी भी एजुकेशन हम बाहर से ग्रैब करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉलेज, अ काइंड ऑफ एजुकेशन, और उसको भी उतनी ही हमें रेलिवेंस देना चाहिए, वो उतनी ही रेलिवेंट है. इस चीज़ को मान्यता देने के लिए, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए आरएसओएस बनाए गए हैं. सो पहला एम देख लेते हैं. व्हाट इज़ द एम ऑफ आरएसओएस? सो द फर्स्ट एम इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन. व्हाट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन? यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स लाइक इफ़ अगर कोई इंसान है वो उस तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाया है, या फिर उसका कोई इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड रहा है जिस वजह से, मान लीजिए जिस तरीके से आप या हमने क्लासेस ली हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, स्कूल कंप्लीट किया देन कॉलेज कंप्लीट किया, इस तरीके से वो लोग अगर नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए भी एजुकेशन को एक्सेसिबल किया जाए, वो भी एजुकेशन को ले पाएँ. दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन. अब सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड पॉइंट इज़ टू जॉइन इन द मेन स्ट्रीम, यानी उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए. अब मेन स्ट्रीम क्या है भाई? मेन स्ट्रीम ये है कि जनरली लोगों के पास टेंथ की ट्वेल्थ की मार्कशीट होती है, उनकी डिग्रीज़ होती हैं अलग अलग. लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंसान है, अब इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ. जैसे फूल सिंह मीणा जी हैं. यार आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई हिंदी हैंड राइटिंग. ओके. सो फूल सिंह मीणा जी हैं. फूल सिंह मीणा जी कौन हैं? आप राजस्थान स्टेट की बात करें तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट. वहाँ के एक एमएलए हैं जिनका नाम है फूल सिंह मीणा, और जो कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम से रेगुलरली एमएलए बन रहे हैं. उन्होंने कोई रेगुलर वे में अपनी एजुकेशन को नहीं लिया है. उन्होंने इस आरएसओएस से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है. सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छी मिसाल बने हैं फूल सिंह मीणा जी. हम जैसे हम लोग देखते हैं जो लोग नहीं ले पाते हैं उन सभी के लिए. और जो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज़ रिकॉग्निशन टू मोड्स ऑफ लर्निंग आउटसाइड. हम जो बाहर से एजुकेशन ग्रैब करते हैं उसको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. उसको भी आप ये ना बोलें कि जैसे कई सारे लोग क्या होते हैं, वो घर में पढ़ लेते हैं, ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बाहर से जो लोग डिग्री को लेकर के आते हैं उनसे कई ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. अब उनके पास सो कॉल्ड डिग्री तो हमारा है नहीं. अब वो डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है या वो इंटेलिजेंट नहीं है. इसका मतलब ये है कि शायद उनके पास वो प्रॉपर वे में डिलीवर नहीं हुई है. तो उस चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज किया जाए तो दैट इज़ फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द मोड्स ऑफ लर्निंग आउटसाइड. ओके. अब बात कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है, वो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाता है तो वो चाहे तो अपनी एजुकेशन को आरएसओएस से कंप्लीट कर सकता है. अब आरएसओएस से अगर वो कंप्लीट करना चाहे तो हम एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन 5 साल तक चलता है. कब तक चलता है? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आरपीएससी आस्क इट सेवरल टाइम्स इन मेनी एग्जाम्स. ओके. सो जो
जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ वैलिड फॉर 5 years एंड यू कैन यूज़ योर 9 चांसेस, यानी नौ चांसेस मिलते हैं आपको एग्ज़ाम देने के। आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर आप पूछोगे कि भाई अगर 5 साल हमारे एंड हो जाते हैं फिर भी हम उस एग्ज़ाम को क्लैरिफाई नहीं कर उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, देन तो उस एग्ज़ाम को अगर आप फिर भी क्लियर ना कर पाओ तो आप सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लो। मतलब जो भी स्टूडेंट ना करवा पाए, जो भी स्टूडेंट वो पास ना करवा पाए, तो उसके लिए ये है। ओके, अब इसके एग्ज़ाम कब कब होते हैं? इसके एग्ज़ाम होते हैं साल में 2 बार। एक तो मार्च से मई के बीच में होते हैं एंड दूसरी बार अक्टूबर से नवंबर के बीच में होते हैं। ओके, ये एग्ज़ाम्स। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी हाल ही में नया कुछ सेशन हुआ था, उसके अंदर नया रेजोल्यूशन आया है RSOS में, जिसके अंदर आप के जो एग्ज़ाम हैं वो साल में 2 बार नहीं अब से 4 बार हुआ करेंगे। तो आप एक बार इस चीज़ को कंसिडर कर लेना। अभी अप टू डेट मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज़ जैसी एप्लीकेबल होगी आप उसको एक बार रिकंसिडर करके अपने नोट्स में वहीं की वहीं सुधार कर लीजिएगा। ओके, सो टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? मान लीजिए अगर कोई 10th का स्टूडेंट है तो वो उसको 17 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, जिसमें से वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है। तो 17 सब्जेक्ट्स उसको तो टोटल दिए जाते हैं। ओके, और जो 12th का स्टूडेंट है उसको 27 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में ये नंबर 17 एंड 21 था, लेकिन अब 12th के लिए ये बढ़ गए हैं, 6 सब्जेक्ट्स और बढ़ गए हैं 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास वालों के लिए 27 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब मिनिमम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट चूज़ कर सकता है दैट इज़ 5 सब्जेक्ट्स। दिस आर मिनिमम सब्जेक्ट्स एंड दिस इज़ मैक्सिमम सब्जेक्ट। मतलब 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अगर कोई चुनना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको उसको मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स ही लेने पड़ेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम, अच्छा सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर में फ़र्क है। सेंटर इसके 555 सेंटर्स हैं। स्टार्टिंग में कम हुआ करते थे, 400 समथिंग हुआ करते थे। अब फ़िलहाल इसके जो सेंटर हैं वो 555 सेंटर्स हैं ऑल ओवर राजस्थान। लेकिन इसके एग्ज़ाम केवल 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जो कि हैं जयपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। ओके, बात करते हैं TOC। TOC बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है TOC से। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स। ओके, व्हाट इट इज़? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स। सो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स का मतलब क्या है? मान लीजिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th क्लास के स्टूडेंट होने के साथ साथ में आपने क्या किया, 2 एग्ज़ाम्स में या 3 एग्ज़ाम्स में पास हो गए। 3 एग्ज़ाम्स में पास हो गए और 3 में फ़ेल हो गए। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। तो आप जब उन 3 में फ़ेल हो गए तो आप इवेंचुअली आपको फ़ेल माना जाएगा। लेकिन आप चाहें तो RSOS में जब आप एडमिशन लेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं कि मुझे अपने जो क्रेडिट्स हैं वो अपने जब मैं नई क्लास पढ़ूँगा जो कि RSOS के थ्रू होगी, उसमें मैं अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र कर लूँगा। दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स। अब ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स अगर कोई स्टूडेंट है उसने, अच्छा आप जानते हैं कि 9 बार हम 9 चांसेस मिलते हैं। अब वो पहली बार में मान लीजिए RSOS के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, सेकेंड टाइम दे रहा है, लेकिन पहली बार 5 में से वो 4 सब्जेक्ट्स में पास हो गया। तो हम RSOS के जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर तो हम 4 सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट बोर्ड से आते हैं कोई स्टूडेंट, किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से आते हैं तो उनके केवल, भले ही वो 3 में पास हुए हों लेकिन फिर भी केवल 2 ही TOC मैक्सिमम ट्रांसफ़र होंगे। ओके, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट 10th क्लास का है तो उसको मिनिमम 14 ईयर्स होना चाहिए। या ध्यान रखना, ये मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज नहीं है। अब मैक्सिमम एज क्या है? मैक्सिमम एज नहीं है, यानी कोई भी स्टूडेंट भले वो 60 ईयर्स के हों, कितने भी साल के हों, 65 60 जो भी उनकी एज हो, वो आराम से अपनी एज के अकॉर्डिंग, या एज के अकॉर्डिंग नहीं सॉरी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये 14 ये जो एग्ज़ाम है 10th क्लास का वो दे सकते हैं। ओके, फॉर 10th क्लास। कमिंग टू द 12th क्लास एग्ज़ाम। 12th क्लास एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है? 12th क्लास एग्ज़ाम के लिए एक तो पहले 10th की मार्कशीट होनी चाहिए,
कोई भी स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड हो वो 10th क्लास की मार्कशीट चलेगी, प्लस एटलीस्ट उस इंसान को एटलीस्ट 15 ईयर्स का होना चाहिए। कितने ईयर्स का? 15 ईयर्स का होना चाहिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि प्राइज़ जो मिलता है, प्राइज़ का नाम क्या है? प्राइज़ का नाम है एकलव्य प्राइज़ एंड मीरा प्राइज़। सो एकलव्य प्राइज़ तो लड़कों को दिया जाता है और मीरा प्राइज़ किसको दिया जाता है? लड़कियों को दिया जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट स्टेट लेवल पे टॉप करता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 21,000 रुपीज़। और जो सेकंड आता है स्टेट लेवल पे उसको मिलते हैं 11,000 रुपीज़। ओके, और मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आता है तो उसको 11,000 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट हु गॉट फर्स्ट रैंक, एंड फॉर द स्टूडेंट हु गॉट सेकंड रैंक गिवन 1,500 रुपीज़। ओके, और सिमिलरली ब्लॉक लेवल पे भी है, जैसे ब्लॉक लेवल पे 5,100 रुपीज़ दिए जाएंगे फर्स्ट रैंक वाले को, सेकंड रैंक वाले को 3,100। टोटल इसके 555 सेंटर्स है ऑल ओवर स्टेट। और इसके लिए एक शर्त है, ये कंडीशन है इस प्राइज़ को लेने के लिए कि मिनिमम जो परसेंटेज है दैट इज़ शुड बी 60%। यानी अगर कोई स्टूडेंट इस प्राइज़ को लेना चाहता है तो उसको पहली बार में ही एक तो एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, ये भी इसकी कंडीशन है। और उसकी कम से कम 60% बन रही हो, है ना, कम से कम 60% बन रही हो, और वो फर्स्ट आया हो, और क्या हो, उसने पहली बार में एग्ज़ाम निकाला हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जितने भी RSOS के स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के लिए एक 15 डेज सेमिनार रखा जाता है साल के एंड में, दैट इज़ फ्रॉम 25 दिसंबर टू 8 जनवरी। सो दैट्स ऑल अबाउट। ओके, वन थिंग इज़ लेफ्ट, दैट इज़ काउंसिल कितने कितने होते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट काउंसिल और एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं, और गवर्नमेंट काउंसिल का ईयरली सेशन होता है, यानी साल में एक बार सेशन होना ही होना होता है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। सो ये हुआ हमारा RSOS के बारे में। थैंक यू।